हाय गाइस, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज डेट है 13 सितंबर और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के और साथ ही साथ में प्रीलिम फैक्ट्स के बारे में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ने घोषणा की है कि भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन कितना उत्पादन किया जाएगा। तो कितना उत्पादन यानी कितना अतिरिक्त उत्पादन किया जाना है उसके लिए, कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है उसके लिए, वो भी इंडिया के लिए। तो ऑप्शन है 150 मिलियन, 200 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन। राइट आंसर है 100 मिलियन, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि उसने 2021 में भारत और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करेगा। तो उत्पादन कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसमें 200 मिलियन कोविड-19 टीकों की खुराक 2021 तक भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गैवी यानी GAVI वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से वितरित की जाएगी। तो कौन कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, GAVI, गैवी वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो ये तीन के सहयोग से इनका वितरण किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेश खुल्लर, या फिर समीर खरे, या BD वाघेला, पार्थ सारथी, सेन शर्मा। तो राइट आंसर हमारा BD वाघेला। ये एक IAS अधिकारी हैं। इनको 28 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SCA ने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी IAS अधिकारी PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में PM मोदी जी ने 29 सितंबर को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 6 मेगावाट परियोजना का यानी 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया है। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश ने बुबोनिक प्लेग की पुष्टि की है? यानी कि किस देश में बुबोनिक प्लेग पाया गया है? ऑप्शन है मलेशिया, चीन, ताइवान या वियतनाम। तो ऑप्शन है बी राइट आंसर यानी कि चीन। चीन में सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो चीन के यूनान प्रांत में स्थानीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा 3 साल के बच्चों में बुबोनिक प्लेग के पहले संदिग्ध मामले की पुष्टि के बाद बुबोनिक प्लेग का एक पुष्टि किया गया है कि अब तक घातक प्लेग में कोई अन्य नए मामले नहीं आए हैं। लेकिन कहाँ पे पाया गया है? ये है चीन के यूनान प्रांत में। ओके, तो ये 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 29 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर या 26 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 2020 को दुनिया भर में मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य यानी कि इसका जो मनाने जाने का उद्देश्य है वो लोगों की दिल की बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करना और एक संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उन पे ध्यान देना है और स्वास्थ्य मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला जो हार्ट से रिलेटेड है उस पर पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMAX 2020 सैन्य अभ्यास भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन जमैका, जॉर्डन, जापान या वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है जापान। यानी जापान और भारत के बीच में GMAX भारतीय समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF और भारतीय नौसेना के बीच 3 दिवसीय भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX 2020 का चौथा संस्करण 28 सितंबर 2020 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो किस किस के बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। जापान का है जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारत की नौसेना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जंगल की आग की घटना को प्रभावित करता है? ऑप्शन है औसत तापमान में वृद्धि, हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि, सूखे की आवृत्ति में वृद्धि। कोड है इसमें 1 2 1 3 2 3 1 2 3। इसमें से सही चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है डी
यानी कि 1, 2, 3 यानी तीनों ही जंगल की आग की घटना को प्रभावित कर सकते हैं, यानी तापमान में वृद्धि, हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि और सूखे की आवृत्ति में। ओके, इसके बारे में देखते हैं। 2013 में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की 5वीं आकलन रिपोर्ट ने कुछ ऐसे कारकों की पहचान की है जो वर्ल्ड फायर को यानी कि जंगल की आग को बाहर फैलने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सा है? औसत तापमान में वृद्धि और वैश्विक वृद्धि और यानी कि आवृत्ति में वैश्विक वृद्धि, हीट वेव की तीव्रता और सीमा यानी ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक तापमान सीमा का उल्लंघन, सूखे की आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में क्षेत्रीय वृद्धि शामिल है। तो हमारे ऑप्शन थे तापमान वैश्विक वृद्धि, आवृत्ति में वैश्विक वृद्धि और हीट वेव। ये तीनों ही जंगल की आग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, पिछले 10 वर्षों में भारत का प्रत्यक्ष कर से GDP अनुपात कम है जो प्रत्यक्ष कर से GDP है, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो उससे GDP से कम है, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो मतलब बिल्कुल GDP के बराबर है। नेक्स्ट है, OECD देशों में प्रत्यक्ष कर की औसत जिम्मेदारी भारत में इससे अधिक है। कूट है इसमें से कौन से सही है? सही बताने, पहला, ओनली दूसरा, या दोनों, या फिर एक भी नहीं। तो दूसरा यानी कि पहला वाला गलत है। 10 वर्षों में भारत का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो GDP अनुपात से कम नहीं है, ठीक है। और दूसरा वाला सही है, यानी कि OECD देशों में प्रत्यक्ष कर की औसत जिम्मेदारी भारत में इससे अधिक है। इसके बारे में देखते हैं। भारत की कर प्रणाली अप्रत्यक्ष कर पर भारी निर्भरता के साथ में प्रतिगामी है। सकल कर राजस्व दोनों केंद्र और राज्यों के मानचित्र द्वारा स्पष्ट होगा, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। अप्रत्यक्ष कर से GDP अनुपात प्रत्यक्ष कर दर से GDP 2011-12 की मौजूदा जो श्रृंखला है कीमतें हैं उनकी तुलना में लगातार अधिक रहता है, ठीक है। तो GDP रेशियो OECD देशों में प्रत्यक्ष कर का औसत हिस्सा कुल कर का लगभग 2/3 है, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो पूरे जितना भी कर उसका 2/3 है, जबकि भारत में 1/3 से थोड़ा अधिक होता है। ओके, यानी कि भारत में जो कर है वो पूरी यानी प्रत्यक्ष कर का औसत हिस्से का 1/3 से अधिक होता है। तो इसके बारे में देखिए, ये रहा, यानी कि ये है वाइट वाला है, ये टोटल टैक्स है GDP में, ये इनडायरेक्ट टैक्स है रेड वाला, और जो ब्लैक या ग्रे कलर का ये डायरेक्ट टैक्स GDP दोनों में रेशियो। ये 15.2 यानी कि पहले ये इस तरीके से ये जा रहा है और जाके 18.9 तक पहुंचा। फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो 10 से थोड़ा बड़ा है, और ये वाला भी जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ये RBI की रिपोर्ट है। तो इसमें कौन सा? OECD देशों में प्रत्यक्ष कर की औसत हिस्सेदारी भारत में इससे अधिक है, यानी कि जो OECD की होती है वो होती है 2/3 और भारत में है वो 1/3 से थोड़ा अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तर पर वर्ष 2018 में केंद्रीय बैंकों द्वारा पिछले 50 वर्षों में सोने की खरीद का उच्चतम स्तर देखा गया है। कुल सोने के भंडार के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों की सूची में, यानी कि 2 हमारे ऑप्शन हैं। यानी वैश्विक स्तर पर वर्ष 2018 में केंद्रीय बैंकों द्वारा पिछले 50 वर्षों में सोने खरीद का उच्चतम स्तर देखा गया है, या कुल सोने के भंडार के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों की सूची में। कौन सा सही है इसमें? पहला, दूसरा, या दोनों, या एक भी नहीं। तो इसका ओनली पहला सही है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2018 में केंद्रीय बैंकों द्वारा पिछले 50 वर्षों में सोने की खरीद का उच्चतम स्तर देखा गया है। पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी कुल सोने के भंडार के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। 50 साल में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बैंक ने 2018 में सोने की मांग में 4% की वृद्धि की हुई है। अगस्त 2020 तक भारत के सोने का भंडार 2000 के पहले तिमाही में यानी कि 357.8 टन से पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व स्वर्ण परिषद के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2020 तक सबसे अधिक स्वर्ण आरक्षित देशों की एक सूची है, जिसमें फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इटली, फ्रांस, फिर रशियन, यानी इस तरीके से। लेकिन इंडिया टॉप 5 में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 10 में आ रहा है बट 5 में नहीं है। तो इसमें पूछा है कि शीर्ष 5 देशों की सूची में है, तो ये गलत है। लेकिन 2018 में केंद्रीय बैंकों द्वारा पिछले 50 वर्षों में सोने खरीद का उच्चतम स्तर जरूर देखा गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।